Hello student, good evening all of you. हाँ जी सर, होप आपने क्लास देख ली होगी। अपनी सारी क्लासेस आप वॉच कर रहे होगे टाइम टू टाइम, ठीक है। और वैसे सब बच्चे कर रहे हैं, यू नो। सेंटर से मेरे पास फ़ोन आ जाते हैं। अब तो सेंटर पर ही आपकी क्लासेस हो रही हैं। और कोई डाउट, एक बच्चे का डाउट आया था, मैंने उसको सॉल्व कर दिया था, उसका आंसर दे दिया था। होप वो क्लियर हो गया होगा। अगर बेटा फिर भी नहीं हुआ हो तो आप मुझे कॉल मैसेज कर लें, दोबारा कॉल कर सकते हैं आप मुझे, ठीक है। और सेकेंडली, टेस्ट होना है, इसका रिमाइंडर डाल रहा हूँ मैं आपको बार बार। इस सैटरडे संडे आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन का टेस्ट होगा, तो इसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। जहाँ तक भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा, हम वहाँ तक ही इसका टेस्ट ले लेंगे, ठीक है। अब हैंड टू हैंड टेस्ट हुआ करेंगे एवरी सैटरडे संडे, ठीक है। तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। और सैटरडे क्लास भी हो करिए, संडे क्लास ऑफ रहा करिए, ठीक है। तो उसके लिए आप प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तक पढ़ लिया था, ठीक है। उसके सारे पार्ट हमने कवर कर लिए थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो जो मेन चीज़ें हैं, मेन चीज़ें क्या हैं, सारी हमने पढ़ाई है। एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सारी चीज़ें कवर करा दी हैं आपकी नोट्स में, ठीक है। आप एक बार रीचेक कर लेना, एनसीईआरटी रीड कर लेना, और डायग्राम एनसीईआरटी से लेबल कर लेना। एक काम करना, या तो एनसीईआरटी के डायग्राम आप बना लेना, अगर बन जाएँ तो। नहीं बन रहे हैं तो फ़ोटो की ज़ेरॉक्स कराकर उसके डायग्राम के पिक्चर्स अपनी कॉपी में लगा लेना, ठीक है। क्योंकि मैंने उन डायग्राम के जो पार्ट्स हैं उनको मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि उनके फंक्शन क्या है, उनकी वर्किंग क्या है, ठीक है। बट आपको उनकी जगह और वो सारी चीज़ें 2-4 बार देखोगे पढ़ते टाइम पर तो याद रहेंगी, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम पे जब आप मेडिकल कॉलेज आओगे कभी ना कभी, तो उस टाइम पर आपके काम में आएंगे, ठीक है। हमने बात करी थी मेल रिप्रोडक्टिव लास्ट क्लास में, थर्ड क्लास जो थी हमारी, उसमें हमने बात करी थी मेल एक्सेसरी ग्लैंड्स के बारे में, ठीक है। मैंने आपको बताया था सेमिनल, वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोइरेथ्रल ग्लैंड, ठीक है। इसमें मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटा आज आप मुझे ये बताओ कि अनपेयर्ड ग्लैंड कौन सी है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, बल्बोइरेथ्रल और कॉपर ग्लैंड क्या काम करती है, ठीक है। इसका आपको आंसर करना है, ठीक है। इसका आंसर आप या तो अपनी कॉपी पर लिखो, या अगर आप क्लास वॉच कर रहे हो तो उस टाइम पर अगर आपके पास में एक्स्ट्रा फ़ोन है तो आप उससे आप वॉच करो क्लास, और मुझे आप ग्रुप में मैसेज कर दो या व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो, तो मुझे पता रहेगा कि आपको पता है। वैसे तो आप अगर पढ़ रहे हो, अगर आप डेली रिवीजन कर रहे हो, डेली पढ़ रहे हो, मैं क्लास स्टार्ट होने से पहले भी आपको रिवीजन करा देता हूँ। इसलिए कि अगर बाई चांस आपने नहीं भी पढ़ा हो या क्लास नहीं भी देखी हो तो थोड़ा बहुत आपको ओवरव्यू आइडिया हो, ठीक है। सेमेन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, 2 चीज़ प्रेजेंट होती हैं इसमें, स्पर्म प्लस सेमिनल प्लाज्मा, याद रखना है। पीएच याद रखना सेमेन का, बेसिक नेचर का होता है 7.3 to 7.7, ठीक है। स्पर्म काउंट्स याद रखना, इनकी वैल्यू डेटा जो दिया हुआ है ना, 200 to 300 मिलियन पर इजैकुलेशन। स्पर्म काउंट 80 to 100 मिलियंस, ठीक है। ओनली 20 मिलियंस काउंट इज़ कॉल्ड एजोस्पर्मिया। ये कंडीशन याद रखना है। एजोस्पर्मिया किस कंडीशन को बोलते हैं, टेराटोजोआ स्पर्मिया किस कंडीशन को बोलते हैं, ठीक है। स्लो मोटिलिटी यानी कि जिनकी पावर कम हो जाती है चलने की, जिन स्पर्म की, उन्हें क्या बोलते हैं हम, एस्थीनोस्पर्मिया, ठीक है। क्वांटिटी 2.5 to 5 ml पर इजैकुलेशन, याद रखना, ठीक है। अपीयरेंस कैसा होता है इसका, वाइटिश स्टिकी होता है, ठीक है, चिपचिपा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म की बात करी थी हमने। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म में हम क्या पढ़ रहे थे, 4 चीज़ें होती हैं स्पर्म के स्ट्रक्चर में, याद रखना। इसका डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना। मेरा डायग्राम तो इतना परफेक्ट नहीं बना हुआ है, ठीक है, बट आप बुक से बनाने की कोशिश करना। और ईजी है डायग्राम, कुछ इसमें 3-4 चीज़ें तो बनानी है, बट ये कि इसका स्ट्रक्चर आ जाता है जो सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है, ठीक है। सब्जेक्टिव वाइज जो एकेडमिक ईयर वाले बच्चे हैं हमारे 11th-12th के, उनके लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। नीट में तो आपको कोई डायग्राम बनाने आएगा नहीं, बट हाँ ये आ सकता है उसकी लेबलिंग करना, कि वहाँ पर आपको एक डायग्राम दे देंगे और वहाँ पर ABCD उसकी लेबलिंग के लिए बोल देंगे, ठीक है। तो इसलिए आपके लिए भी इम्पॉर्टेंट है, एक बार ड्रॉ कर लेना, ज़्यादा नहीं कर पाओ तो एक बार ही कर लेना, वही काफ़ी है, ठीक है। देन हम बात कर रहे थे, इसमें 4 पार्ट्स होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस, टेल, ठीक है। इनके फिर हमने फंक्शंस की बात करी है आगे, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन होती है, किससे बनी हुई होती है, लिपिड बाइलेयर से बनी हुई होती है, किस में हेल्प करती है हमारी प्रोटेक्शन में, ठीक है। एक्रोजोम अंदर प्रेजेंट होता है, ये किसकी मॉडिफिकेशन है ये याद रखना, क्योंकि इसमें 2 चैप्टर के कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हैं। एक तो सेल द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है और दूसरा इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। तो इसमें बताया कि आपको मॉडिफाइड गोल्जी, ठीक है, ये क्या होते हैं बेटा, हाइड्रोलाइट्स एंजाइम होते हैं, यूज़ फॉर फर्टिलाइजेशन। जो हमारे एक बच्चे ने हाँ ये भी पूछा मेरे से, याद आ गया अभी, उसका आंसर मैंने करा नहीं था, मैंने नोटिफिकेशन में उसका वो देखा था, बोले सर हाइड्रोलाइट्स एंजाइम क्यों बोला गया है बेटा, जो तुम्हें पता है कि एन नंबर ऑफ काउंट्स यानी कि 200 to 300 पर मिलियन इजैकुलेशन होता है, ठीक है, मिलियन पर इजैकुलेशन होता है, एक इजैकुलेशन में 200 से 300 मिलियन स्पर्म रिलीज़ होते हैं, ठीक है। अब जब वो फीमेल ट्रैक में जाते हैं तो उन्हें ओवा को कैच करना होता है, ठीक है, ओवा की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, उसको पास करना होता है, तो उसको पास करने के लिए सिर्फ एक स्पर्म आगे जाता है जो आगे फर्टिलाइज़ करता है, ठीक है, आप लोग इतना तो जानते हो, ठीक है। उस वो जो होते उसे जो मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, उस मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए हमें चाहिए होते हैं एंजाइम की ज़रूरत, क्योंकि एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी। जितना पावरफुली अगर आपको डोर खोलना है तो आपको पावरफुली उस पर फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। जब आप उस पर फोर्स लगाओगे तो जब भी तो वो डोर खुलेगा, ओपन होगा। ऐसी ही मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। एनर्जी कहाँ से मिलती है हमें, हाइड्रोलाइट एंजाइम से, ठीक है। और गोल्जी एपेटाइटिस के बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ाया था, लास्ट चैप्टर में, ठीक है, तो आपको वहाँ से, ठीक है। तो एक्रोजोम ये काम करता है, मॉडिफाइड गोल्जी है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइट एंजाइम। इससे क्या होता है कि हमारी जो मेम्ब्रेन है वो की उसे क्रॉस करने में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। आई होप अगर तुम क्लास देखोगे तो तुम्हें इसका डाउट यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अगर उसके बाद भी नहीं होता तो मुझे कॉल कर लेना 4 to 5, ठीक है। मिडिल पीस, ठीक है, मिडिल पीस, उसके बाद न्यूक्लियस बना हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हमारे क्रोमोसोम्स, ठीक है, 22X + 22Y, ठीक है। हमें पता दो सेट हुए हैं हमारे क्रोमोसोम्स के, X और Y, ठीक है। तो 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 + X यानी कि 23, 22 + Y यानी कि 23, टोटल कितने हुए 46। और लास्ट में एंड में क्या आ गया हमारी टेल, ठीक है, टेल के बारे में। और सेंट्रियोल्स याद रखना, सेंट्रियोल किस में हेल्प करते हैं, जब मैं सेल साइकिल सेल डिवीज़न पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। सेंट्रियोल जो होता है हमारा सेल डिवीज़न में हेल्प करता है हमारी, ठीक है। तो 2 टाइप की वो होती है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, ठीक है। इनकी अरेंजमेंट याद रखना, 9+0 ये हमारी अरेंजमेंट होती है, ठीक है। मिडिल पीस में क्या मिलते हैं हमें, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। कितने माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, 25 to 30 माइटोकॉन्ड्रिया स्पायरली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। टेल जो इसका मूवमेंट करती है, कैसा मूवमेंट करती है, विप्लैश मूवमेंट, विप्लैश यानी कि ऐसे घूम के जाने वाला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको करा दिया था। एक बच्चे ने मेरे से बोला था सर मेरे को क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो बेटा मैंने उसको बोला है कि बेटा आप दोबारा क्लास वॉच करो, और उसके बाद भी समझ में आता आप मुझे दोबारा कॉल कर लेना, मैं आपको दोबारा एक नया क्वेश्चन समझा दूँगा। क्योंकि ये क्वेश्चन ना थोड़ा सा एल्जेब्रिक फॉर्म वाला है, थोड़ा परसेंटेज वगैरह निकालना अगर आपको आता हो, बेसिक चीज़ है, तो आपको वहाँ से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम आज के टॉपिक पर आ जाते हैं। आज हमें पढ़ना था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। पेज नंबर 1 जो हमने आपको नोट सेंड करे उसमें देखिए एक फ़्लो चार्ट बना हुआ है, ठीक है। फ़्लो चार्ट में क्या है कि सारे ऑर्गन्स के बारे में मैंने एक बार डिस्क्राइब करा है। सबसे पहले मैंने बताया मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ गोनैड्स, ठीक है। हमारा मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है, ठीक है, ओवरी, ठीक है, ओवरी है। जैसे हमने मेल का पढ़ा है ना, ऐसे हम सेम फीमेल का पढ़ेंगे, ठीक है। बट फीमेल में थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट है तो हम उसे थोड़ा फ़्लो चार्ट की फॉर्म में ईजिली याद करने वाला उस तरीके से मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है। डक्ट सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ आती है, हमारी यूट्राइन ट्यूब्स आती हैं, यूट्रस आता है, वेजाइन आता है, ठीक है। इसके पास क्या होता है, हमारा डक्ट सिस्टम होता है, ठीक है। एक्सेसरी ग्लैंड एंड ऑर्गन कौन कौन से हमारे, दो हैं, बार्टोलिन्स ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड। कौन कौन से हमारे, बार्टोलिन ग्लैंड एंड वेस्टिबुलर ग्लैंड, ठीक है। इन तीनों को क्या बोलते हैं हम, इन तीनों को बोलते हैं हम इंटरनल जेनाइटेलिया। क्या बोलते हैं इसको बेटा, हम इंटरनल जेनाइटेलिया, इसको बोलते हैं हम इंटरनल जेनाइटेलिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में क्या है हमारा, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, हमारा क्लॉट्रिस, ठीक है, क्लॉट्रिस, लेबिया माइनर, लेबिया मेजर, ठीक है, 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। इंटरनल में कितनी चीज़ें प्रेजेंट है हमारी, 3 चीज़ें, ठीक है। ओवरी, डक्ट सिस्टम एंड एक्सेसरी ग्लैंड। एक्सेसरी ग्लैंड जैसे हमने मेल में पढ़ी ऐसे हम फीमेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। जैसे वहाँ मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है ऐसे ही यहाँ पर भी है, ठीक है। मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है हमारा, ओवरी, ठीक है।
डक्ट सिस्टम में कौन कौन सी डक्ट आती है हमारी? यूट्राइन ट्यूब्स, यूट्रस, वेजाइना, ठीक है। ग्लैंड कौन कौन सी है हमारी? बार्टोलिस ग्लैंड, वेस्टिबुलर ग्लैंड। इन्हें बोलो बार बार, इन्हें याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ना ये है ना, अगर आप एनसीईआरटी का पैराग्राफ पढ़ोगे तो उसमें पूरा पूरा पैराग्राफ है। अब बच्चा जब पढ़ता है तो कन्फ्यूज़ हो जाता है, मैं भी कन्फ्यूज़ हो जाता हूँ, ठीक है। बट ये मैंने इस साल नए नोट्स बनाए, तो मैंने इसमें क्या करा है कि जब मैंने उनको पढ़ा तो मैंने एक फ़्लो चार्ट फॉर्म में बनाया पहले। अभी मैं एक 1 बाय 1 सारी चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा, तो उससे पहले मैंने आपको बता रहा हूँ। और एक सेकंड रुको, मैं एनसीईआरटी और लिया हूँ, एक सेकंड बस। ये एनसीईआरटी है, कुछ लोगों को दिखा भी दूँ क्योंकि कुछ लोग तो खोल कर भी नहीं देखते हैं, तो उनके लिए दिखा रहा हूँ। देखो पेज नंबर 45 मेरी एनसीईआरटी में, तो पेज नंबर 45 है, फिगर 3.3 बी, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। इस तरीके का स्ट्रक्चर बना हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। ये मैंने स्ट्रक्चर ऐसा बनाया तो नहीं है अपनी कॉपी में, बस इनके पॉइंट्स जो है इनको मैंने एक्सप्लेन करा है अपने नोट्स में, ठीक है। 1 बाय 1 मैं एक्सप्लेन करूँगा, एक एक चीज़ पे वो करूँगा, उसके बाद में आपको बताना है, ठीक है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ओवरी से, ठीक है। 3 बी में देखो ओवरी, ओवरी कहाँ पर होती है? ओवरी ये होती है हमारी, ये दिख रही है ओवरी, ये एक इधर होती है, एक इधर होती है, ठीक है। ये ओवरी क्या है? हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ओवरी क्या है? हमारी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ठीक है। ये भी दो, जैसे हमने लास्ट टाइम में मेल में पढ़ा था, ऐसे हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये दो चीज़ें रिलीज़ करती है, हार्मोन्स एंड ओवा, ठीक है। हार्मोन्स कौन कौन से रिलीज़ होते हैं इसमें से? हमारे ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इनहिबिन एंड रिलैक्सिन, ठीक है। मैंने अभी बताया भी था आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। ईस्ट्रोजन किस में हेल्प करता है हमारा? आपको आंसर करना है, ठीक है। ईस्ट्रोजन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है? फॉर दी मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोजेस्टेरोन फॉर दी प्रेगनेंसी, ठीक है। इनहिबिन, रिलैक्सिन, ये अदर हार्मोन्स है जो हमारे बॉडी के सिस्टम को रेगुलेट करते हैं, ठीक है। ओवरी पेयर्ड में होती है, लेफ्ट साइड भी होती है, राइट साइड भी होती है, ठीक है। रिमूवल ऑफ ओवा, ओवरी क्या रिलीज करती है? ओवा या ओवम। ओवा क्या होता है? एग, ठीक है। रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड, जो हमारी ओवरी अगर हम रिमूव कर देते हैं, उस रिमूवेशन को क्या बोलते हैं? रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ओफेरेक्टोमी। क्या बोलते हैं उसको? ओफेरेक्टोमी। अगर हमने ओवरी निकाल दी किसी पेशेंट में से सपोज़, तो उस पेशेंट को हम क्या बोलते हैं? उस टर्मिनोलॉजी को क्या बोलते हैं? डॉक्टर्स क्या बोलते हैं? या अगर आप कभी कराने जाओगे तो आप क्या बोलोगे डॉक्टर को जाके? आप ये तो ऐसे, तो अगर आप पढ़े लिखे हो तो आप एक टर्म्स यूज़ करोगे, ठीक है। दो तरीके पेशेंट आते हैं, एक तो वो लोग होते हैं जो अपनी बीमारियों के नाम भी हमें खुद बता देते हैं कि डॉक्टर साहब ये परेशानी, ठीक है। एक वो पेशेंट आते हैं कि बोले डॉक्टर साहब उल्टी हो रही है, डॉक्टर साहब दस्त हो रहा है, ठीक है, बहुत अजीब तरीके से। बट आपको डील दोनों पेशेंट्स को करना है, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ ओवरी इज कॉल्ड ओफेरेक्टोमी, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम? ओफेरेक्टोमी, ठीक है। आउटर लेयर ऑफ ओवरी, जो हमारी आउटर लेयर है ओवरी की, उसको क्या बोला जाता है? ट्यूनिका एल्ब्यूजाइना। क्या बोलते हैं इसको बेटा हम? ट्यूनिका एल्ब्यूजाइना, आउटर लेयर को, ठीक है। ये किससे बनी हुई थी? डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू से। डेंस फाइबर कनेक्टिव टिश्यू हमने उसमें पढ़े थे, आपको याद हो, एनिमल टिश्यू में, क्लास 11th। अभी क्लासेस भी हुई हैं आपकी, तो उसमें आपको पता चलेगा, ठीक है।
outer layer of ovary is called tunica albuginea and it is made up of डेंस फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। CT जो लिखा हुआ है ना शॉर्ट फॉर्म में, वो बेटा कनेक्टिव टिश्यू लिखा हुआ है। तुम अपनी कॉपी में पूरा लिखना उसको, ठीक है। मेरे पास में तो स्पेस की कमी थी तो मैंने यही लिख दिया, ठीक है। और फिर इसके पास में क्या मिलता है हमारे जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम किससे बना होता है? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये भी एनिमल टिश्यू का पार्ट आ गया। मैंने आपको जब एनिमल टिश्यू पढ़ा रहा था तो अगर आपको याद हो, मैंने बार बार बोला था, रिकॉर्ड भी ये मेरी बात, कि कुछ चीज़ें आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन में जाके पता चल जाएंगी, ठीक है। आज ये वो दिन आ चुका है जो आपको आज पता चलनी चाहिए, ठीक है। जो जर्मिनल एपिथेलियम है, जर्मिनल यानी जर्मिनेट कर रही है, जो जर्मिनेट सेल्स होती हैं। एपिथेलियम यानी कि हम टिश्यू की बात कर रहे हैं। जर्मिनल एपिथेलियम इज़ मेड अप ऑफ सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। किससे बनती है हमारी? सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम। हमने पढ़ी थी सिंपल क्यूबॉइडल, सिंपल कॉल्यूमिनार, स्क्वायमस, ठीक है, सीलिएटेड, सूडो स्ट्रैटिफाइड। ये सारा याद आ रहा होगा। अगर भूल गए हो तो नोट्स उठा के देखो, रिवाइज़ करो। इसलिए बोलता हूँ बेटा, रिवीजन बार बार ज़रूरी है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट दूसरे कॉन्सेप्ट से मिलकर चलता है। बायो में यही प्रॉब्लम है कि अगर आपको पता करना है, अगर आपको याद रखना है, तो आपको उसके लिए बार बार आपको रिवीजन करना पड़ेगा। आपको इसमें चीज़ें याद रखनी है। फिज़िक्स में क्या होता है बेटा, फार्मूला लगाया आपने और स्टार्ट हो गए। और हाँ, हमने फिज़िक्स की क्लासेस भी ऑनलाइन स्टार्ट करी हैं। जो लोग इंटरेस्टेड हों वो लोग मुझे मैसेज करें, कॉल करें, मैं आपको फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में भी ऐड कर दूंगा। अगर आप ऑनलाइन आना चाहते हो तो ऑनलाइन आ जाओ, अगर आप ऑफलाइन रहना चाहते हो तो ऑफलाइन, ठीक है, आपकी चॉइस है। और जो नए बच्चे हैं उनके लिए हम करेंगे कि ऑनलाइन आए, ठीक है। उसके बाद में हम कहाँ थे? ओवरी की बात कर ली। ओवरी के बाद में बेटा देखो, सेकंड स्टेप में इस टाइप का ये फिम्ब्रे करके एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। ये NCERT ज़रूर रख लेना पढ़ते टाइम पर। फिम्ब्रे क्या होता है? ये हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। जैसे कि हमारी फिंगर्स होती हैं, इस टाइप का फिम्ब्रे होता है, ठीक है। इसे बोलते हैं हम फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन। ये क्या करता है बेटा? पिक ओवा फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी। ये क्या करता है? जो हमारा एब्डोमिन से हमारे ओवा को उठाया और उसे आगे फिर सर्वाइव कराता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉल उसमें पड़ी हुई है ग्राउंड में, ठीक है, उसे उठा के फिर आप अपने घर लेके जा रहे हो, ये वो वाला काम है, ठीक है। तो सेकंड तो ये हो गया फिम्ब्रे, ठीक है। कैसा होता है ये? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यानी जो हम जैसे हमारी फिंगर्स होती हैं इस टाइप की वो होती है, ठीक है। उसके बाद हम लास्ट है हमारा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम में देखो, अब ओवरी ये थी, ठीक है, यहाँ से ओवा आया एब्डोमिनल कैविटी से, इसने उठाया, ये फिम्ब्रे में गया, ठीक है। यहाँ अंदर ये क्या है? इनफंडिबुलम। क्या है ये? इनफंडिबुलम। इसकी जो ओपनिंग है, ओपनिंग यानी जो छेद है इसका, उस ओपनिंग को हम बोलते हैं इज कॉल्ड ऑस्टिया। क्या बोलते हैं बेटा हम उसको? ऑस्टिया, ठीक है। जो हमारा इनफंडिबुलम है उसकी ओपनिंग जो है उसे बोलते हैं बेटा हम ऑस्टिया, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा एम्पुला। एम्पुला जो होता है ये वाइडेस्ट एंड ब्रॉडेस्ट एरिया होता है, वो प्लस यहाँ पर ही हमारी फर्टिलाइजेशन होती है। नीट में क्वेश्चन आता है कि बेटा फर्टिलाइजेशन कहाँ होती है? बच्चों का आंसर मैक्सिमम गलत होता है। जब मैं 11th-12th क्लास में था तो मेरे से भी गलत हुए हैं, ठीक है। मुझे भी ध्यान नहीं रहता था, आंसर बच्चे कुछ का कुछ टिक करते हैं, बट याद रखना एम्पुला इज़ द रीजन फॉर द फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्पुला इज़ द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। एम्पुला में ही हमारा फर्टिलाइजेशन होता है। एम्पुला देख लो, एम्पुला क्या है? ये रहा एम्पुला, ये दिख रहा है, ओवरी, फिम्ब्री, इनफंडिबुलम, एम्पुला, ठीक है। यहाँ से ओवरी है, ओवरी ने रिलीज़ करा ओवा, एब्डोमिनल कैविटी से फिम्ब्री ने उठाया, यहाँ से ये जो ओपनिंग है इससे पास हुआ इनफंडिबुलम की, एम्पुला पे यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब यहाँ से स्पर्म वगैरह आते हैं तो वो मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। अब क्या हुआ? अब हम बात करते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या होता है हमारा? इस्थमस आफ्टर फर्टिलाइजेशन फॉर्म द जाइगोट, ठीक है। जब ये डायग्राम देखो, ये वेजाइना से हमारा स्पर्म पास हुआ, ठीक है, यहाँ से स्पर्म आ रहा है, ठीक है। अब ये स्पर्म हमारा यहाँ जा रहा है, ठीक है। ये लेयर्स हैं, एंडोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम, ठीक है, इनका ही पता चल जाएगा, ठीक है।
अब ये यहाँ से स्पर्म यहाँ से आना स्टार्ट हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये यहाँ पर आ रहा है, अब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होना है, ये एम्पुला साइड है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ। अब ये फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो बनता है वो क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। आगे फर्टिलाइजेशन हो गया ना, अभी स्पर्म और ओवा दोनों मीट कर गए, दोनों में फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद में क्या बनेगा, जाइगोट, ठीक है। ओवा अब डेवलप हो गया जाइगोट में, ठीक है। अब ये जो जाइगोट बनता है, ये जाइगोट किस में बनता है, हमारा इस्थमस। इस्थमस देखो कहाँ पर है, इस्थमस यहाँ है, दिख रहा है ये इस्थमस पार्ट। ये डायग्राम ज़रूर ये अपनी कॉपी पर लगा लेना, इंपॉर्टेंट डायग्राम है, चाहे इसमें से बुक में से कट करके लगा लेना। एक एक पॉइंट मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूँ बार बार रिपीट कर करके, कि जिससे समझ में आ जाए। इससे ही क्वेश्चन बनते हैं और यहीं से क्वेश्चन बनेंगे। ये पूरा चार्ट है ना, इसमें से मैं मैक्सिमम बता रहा हूँ कि आपको नीट में 2 से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। 2 क्वेश्चन तो आने चाहिए इसको, उसमें से इस चैप्टर में 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम, 4 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। 4 में से 2 क्वेश्चन मेल और फीमेल वाले में से आ जाते हैं, 2 या 3 क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, ठीक है, या फिर मेमरी ग्लैंड पर आ जाएगा, ठीक है। हमने बात करी 1 बाय 1। सबसे पहले हमने बात करी ओवरी की, ओवरी के बाद मैंने आपको बताया फिमरी, फिमरी के बाद मैंने आपको बताया इन्फंडिबुलम, इन्फंडिबुलम के बाद मैंने आपको बताया एम्पुला, एम्पुला के बाद मैंने आपको बताया इस्थमस, ठीक है। देन अब ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बनाती, इस्थमस प्लस एम्पुला प्लस इन्फंडिबुलम। बच्चों को कन्फ्यूज़न ये होती है कि सर फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है, बेटा फर्टिलाइजेशन एम्पुला में होता है, ठीक है, और जाइगोट की फॉर्मेशन इस्थमस में होती है, ठीक है। और इनफंडिबुलम क्या है, ये एक ओपनिंग है, जिसकी ओपनिंग, अगर वो ओपनिंग नहीं होती तो वहाँ से ओवा नहीं जाएगा, ठीक है, और वहाँ स्पर्म फिर स्पर्म आता तो स्पर्म को ओवा नहीं मिलेगा, तो बेकार है सारा प्रोसेस, ठीक है। तो इसलिए ही ये 3 चीज़ें मिलकर क्या बना रही हैं बेटा, हमारी फैलोपियन ट्यूब। क्या बन रहा है, हमारी फैलोपियन ट्यूब। किस किस ने बनाया, इस्थमस ने, एम्पुला ने, इनफंडिबुलम, इन तीनों ने मिलकर बनाया है फैलोपियन ट्यूब, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब कैसा होता है, ये पेयर्ड होता है। कैसा होता है, पेयर्ड होता है। एक फैलोपियन ट्यूब इधर है, एक फैलोपियन ट्यूब इधर है, दोनों साइड फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होती है। इधर भी फैलोपियन ट्यूब है, इधर भी फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है। और 2 ओवरी होती हैं और 2 ही कट लगते हैं फैलोपियन ट्यूब पे, ठीक है। मैंने रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बताया था, उसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूबैक्टोमी। यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट है तो इसे क्या बोलते हैं हम, ट्यूबैक्टोमी, ठीक है। मेल में क्या होता है, वास डिफरेंस होता है, तो वहाँ पे क्या होता है हमारा वैसेक्टोमी। वैसेक्टोमी में कितने कट लगते हैं बेटा, 1 कट लगता है। और फीमेल में कितने कट लगते हैं, 2 कट लगते हैं। अब हाँ, एक बच्चे ने याद आ गया मेरे को कि सर एक ने ये पूछा था, जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया तो उसके बाद में मेरे को एक दिन उसने क्वेश्चन करते टाइम पे, उसके क्वेश्चन के टाइम पे उसको आया तो उसने मुझे मैसेज करा कि सर मेल में तो रिवर्जिबिलिटी होती है, समझ में आता है कि सर अगर हमने कट कर दिया, टाई कर दिया वास डिफरेंस को, तो उसके बाद में उसकी रिवर्जिबिलिटी इम्पॉसिबल है, कह सकते हैं, ठीक है। मैंने हाँ ठीक है बेटा। बोले सर बट फैलोपियन ट्यूब तो 2 होती हैं हमारी, ओवरी तो 2 होती हैं, ठीक है। अगर हमने एक साइड की टाई कर दी और दूसरी साइड की नहीं करी तो उसमें फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो मेरा आंसर था यस, क्योंकि वहाँ पर रिवर्जिबिलिटी के चांसेस हैं, ठीक है। रिमूवल ऑफ यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब जो बने, फैलोपियन ट्यूब के पास क्या होती है हमारे, हैव सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। जो फैलोपियन ट्यूब है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ये मैंने आपको लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था एनिमल टिश्यू में, जिन लोगों ने मेरे से पढ़ा उन लोगों को याद है। और मैं वहाँ पर बोल कर गया था आपको सेंटर पर कि बेटा जब रिप्रोडक्शन पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर ये चीज़ आएंगी, तो याद रखना, क्योंकि मैंने वहाँ पर एग्जाम्पल लिखवा दिए थे इनके सबके कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं। तो समझ रहे हो, मैं यही करता हूँ कि मुझे टोटल पूरी एनसीईआरटी में ही घूम जाता हूँ, तो मैं पूरी एनसीईआरटी में बैठे बैठे घुमा दूँगा। रिमूवल ऑफ यूट्रस, यूट्रस को जब हम रिमूव करते हैं इस कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। जैसे हम रिमूवल ऑफ ओवरी कर रहे हैं उसे क्या बोला हमने, ओफ्रेक्टोमी, ठीक है। रिमूवल ऑफ यूट्रस, अगर हमने यूट्रस को रिमूव कर दिया इज कॉल्ड हिस्टेक्टोमी। क्या बोलेंगे बेटा इसको हम, हिस्टेक्टोमी, HYSTRECTOMY, हिस्टेक्टोमी, ठीक है।
और यूट्रस को हम क्या बोलते हैं, यूट्रस, हिस्ट्रा, वॉम्ब, 3 चीज़ें बोलते हैं, याद रखना। क्वेश्चन इस पे भी आ जाता है, रिमूवल ऑफ वॉम्ब। बच्चा कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सा ऑर्गन आ गया ये। बेटा नेमिंग बहुत याद रखना है, जिसके एक से ज़्यादा नेम होते हैं, एक से ज़्यादा टाइप होते हैं, उनके ये चीज़ें ना मैंने यहाँ पर क्यों लिखी है, मैं कोई पागल हूँ कि मैं अपने हाथों को तकलीफ़ दूंगा बेटा, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि आप तो ये याद करके चलो यूट्रस और वो आ गया क्वेश्चन वॉर्म के ऊपर, तो आपका दिमाग घूम जाएगा, बोले इसलिए तो सर ने पढ़ाया नहीं, या फिर ये आउट ऑफ एनसीईआरटी आ गया। बेटा आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ नहीं आता नीट के पेपर में। तुम्हें पढ़ाते पढ़ाते पसीने मेरे निकल जाते हैं, जबकि निकलने तुम्हारे चाहिए, और सीट तो तुम्हें चाहिए, डॉक्टर तुम्हें बनना है, अपना क्या, अपना तो चल रहा है। बट ये है कि एफ़र्ट्स किसी भी चीज़ को पाने के लिए बेटा एफ़र्ट्स लगाने पड़ते हैं, हमने भी लगाए हैं, आप भी लगाओ, आपके आने वाले छोटे भाई बहन भी लगाएंगे, और ये दुनिया ही चलता रहेगा। टाइम है, टाइम पे पढ़ लो, कर लो, जल्दी निकल जाओ, सीट निकाल लो, जल्दी पढ़ लिख के डॉक्टर बन जाओ, देश के लिए कुछ करो, अभी टाइम है, कर लोगे। 1-2 साल निकल गए, टाइम निकल जाएगा, वक्त निकलते देर नहीं लगती, और फिर वक्त कभी वापस नहीं आता। जब वक्त होता तो उस टाइम पे समझ नहीं होती, जब समझ होती तो वक्त नहीं रहता, ठीक है। इसलिए कोशिश करो, इतने मैच्योर हो जाओ, इतने सेंसिबल हो जाओ कि वक्त की कीमत को समझो, अपने करियर को बनाने के लिए एक दिन रात आपकी यही मोटिव होनी चाहिए, आपकी कोशिश कि आपका पहला टारगेट नीट का पेपर है, किसी भी तरीके से आपको इसे क्लियर करना है। और जो स्पेशली 11th-12th वाले बच्चे हैं ना बेटा, आपके पास गोल्डन चांस है, क्योंकि आपको ये 2 साल मेहनत करनी है सिर्फ। आप सब्जेक्टिव वाइज भी मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको वहाँ से 11th में पास होना है, 12th में भी होना है, आप उसमें हो जाओगे अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो, ठीक है। बस क्या है, सिर्फ आपको एफर्ट देने हैं, सिर्फ मैं आपसे कुछ नहीं कह रहा, आप मेरी क्लास देखो, नोट्स पढ़ लो, एनसीईआरटी रीड कर लो, बस डेट्स इट। एक सैटरडे संडे टेस्ट दे दो, बस इतना कर लो, इसमें ही आपका बहुत कुछ हो जाएगा। बट लेकिन ईमानदारी से, आजकल मुझे पता चला है कि मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि आप लोगों ने चीटिंग करी, वो भी कैमरा चलते टाइम पर, कि पता है कि कैमरे पे सब रिकॉर्ड हो रहा है, और सब मेरे पास आया था सेंटर से। बेटा भले ही मैं यहाँ बैठा हूँ, लेकिन मेरे पास में हर एक डिटेल आती, माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल आती सेंटर से। बेटा पैसा लगा हुआ है हमारा, कोई ऐसे थोड़ी है, लोग छोड़ रखे हैं, वहाँ से खबरें यही तो आती हैं हमारे पास में कि सर ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। आप लोगों लिए हम डे बाय डे इम्प्रूव कर रहे हैं, कि अभी भी मैं आपके लिए ये कोशिश में लगा हुआ हूँ कि मैं यहाँ से भी आपके लिए पूरा सेटअप अरेंज कर रहा हूँ कि आपको फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ सब ऑनलाइन प्रोवाइड कराऊँ, ऑफलाइन भी प्रोवाइड कराऊँ, जिसमें आप सुटेबल हों। आपके लिए मैं एफ़र्ट्स करूँ तो मैं भी आपसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप भी मेरे लिए एफ़र्ट्स करोगे। सिर्फ ईमानदारी से पढ़ लो, ईमानदारी से टेस्ट दे लो, ईमानदारी से एनसीईआरटी रीड कर लो, बस डेट्स इट, ठीक है। वापस आते हैं अपने टॉपिक, ठीक है। ये तो हमने बात पढ़ ली, हमने यहाँ तक ओवरी पढ़ ली, फिमरी पढ़ लिया हमने, इनफंडिबुलम पढ़ लिया, एम्पुला पढ़ लिया, इस्थमस पढ़ लिया, फैलोपियन ट्यूब पढ़ ली, ठीक है। अब हम आ जाते हैं यहाँ पर लेयर बनी हुई, देखो यहाँ पर लेयर के बारे में लिखा हुआ, 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं हमारी यूट्रस में, 3 टाइप की लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, ठीक है। इनकी नाम से क्लियर है। पहले को क्या बोलते हैं, पी से आता है, ठीक है। पेरीमेट्रियम यानी कि सबसे बाहरी लेयर, सबसे आउटर लेयर, मायोमेट्रियम यानी कि मिडिल लेयर, एंडोमेट्रियम सबसे इनर मोस्ट लेयर, ठीक है। पेरीमेट्रियम क्या है, हमारी आउटर मोस्ट लेयर है, किससे बनी हुई, हमारी सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम से बनी हुई प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से बनी हुई, ठीक है। ये क्या प्रोवाइड करती है हमें, प्रोटेक्शन। ये क्या प्रोवाइड करती है हमें, प्रोटेक्शन। पेरीमेट्रियम हमें प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन, किससे बना होता है, सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम प्लस एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, सीटी के लिखा हुआ बेटा कनेक्टिव टिश्यू। पेरीमेट्रियम आउटर लेयर, सबसे आउटर एरिया पे मिलती है। मायोमेट्रियम मेड अप ऑफ मसल्स, ये किससे बनी होती है, मसल्स। कौन सी मसल से बनी होती है, स्मूथ मसल से। यही वो मसल थे जिस टाइम में पार्चुरेशन होता है। पार्चुरेशन क्या होता है बेटा, डिलीवरी होती है, ठीक है। कुछ बच्चों को पता हो, जो पुराने कुछ नहीं है उनको मैं बता रहा हूँ बेटा, जो डिलीवरी होती है उसे हम क्या बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, पार्चुरेशन, के बच्चा पेट के अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है। तो उस टाइम पे
कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन यानी कि फोर्स लगता है बेबी की साइड से, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होती है, मसल से तो फोर्स लगाती है हमारी, ठीक है, हड्डियाँ तो लगाएंगी नहीं, मसल्स लगाती हैं फोर्स, ठीक है। अभी वो भी पता चलेगा कैसे लगता है, ठीक है। ये किससे बनी होती है बेटा, ग्लैंडुलर लेयर। इन्हें कौन सी उससे बने होता है कि ग्लैंडुलर लेयर, ठीक है। हेल्प इन पार्चुरेशन, ये मैंने आपको बता दिया, यही मसल्स हैं जो हमारी पार्चुरेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम क्या है, ये हमारी इनर मोस्ट लेयर है, सबसे अंदर की लेयर है, ठीक है। ये भी किससे बनी होती है, ग्लैंडुलर लेयर कहलाती है। दूसरा ये सपोर्ट करती है प्रेगनेंसी में, ठीक है। वो कैसे, वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा। और यही वो एंडोमेट्रियम है जो झड़ जाती है, उसके बाद में मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट होती है, ठीक है। और उसी टाइम पे प्रेगनेंसी में भी हेल्प करती है। अगर उस टाइम पे क्वाइटस हो तो उस टाइम पे मैक्सिमम चांसेस होते हैं फर्टिलाइजेशन के, और वो रिस्की भी है, बट एसटीडीज़ के भी चांसेस होते हैं, ठीक है। अनहेल्दी भी है और रिस्की भी बहुत है। बट जो अनफर्टाइल क्या, जो मतलब कि जिनको नहीं हो पाता तो वो लोग ये मेथड अप्लाई कर सकते हैं, बट डॉक्टर के उसके कंसल्टेंट के बाद। एक क्वेश्चन आता था मेरे दिमाग में, और वो क्वेश्चन ये था कि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो बेबी होता है वो हमारी एब्डोमेन में होता है, ठीक है, वॉर्म में होता है, ठीक है। वो वॉर्म से बाहर क्यों नहीं आ सकता, वो 9 मंथ कंप्लीट होने पर ही क्यों आता है, कभी सोचा है? सोच कर देखो, लॉजिकल क्वेश्चन है कि वो 9 मंथ कंप्लीट होने पर ही क्यों बाहर आता है। आंसर एक्सपेक्ट करता हूँ मैं, एक दो बच्चे हैं मेरी नज़र में जो शायद, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो लोग शायद आंसर कर दें, बट मैक्सिमम लोग आंसर नहीं कर पाते। जो मेरे पुराने बच्चे हैं वो तो कर देंगे, बट ये है कि जो नए बच्चे हैं उनको बताता हूँ, ठीक है बेटा। ये ऐसे क्वेश्चन ना सोचा करो, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि जो हमारा ये सर्विक्स है ना, यहाँ पर देखो, ये सर्विक्स की बिन है, ठीक है बेटा। ये सर्विक्स है, ये इसके पास स्फिंक्टर होते हैं, स्फिंक्टर यानी कि बैरियर बोल सकते हैं, ठीक है, इन कॉमन लैंग्वेज। सर्विक्स हैं ये, पावरफुल स्फिंक्टर मसल्स होती हैं इनके पास में मसल्स होती हैं। अभी क्या है, जब वो वॉर्म में तो स्फिंक्टर इस तरीके से क्लोज है, ठीक है। अभी बेबी का वेट बढ़ा नहीं है, ठीक है, बेबी के ऑर्गन डेवलप नहीं हो रहे हैं, बेबी के ऑर्गन 9 मंथ तक ऑर्गन डेवलप होते हैं, ठीक है, वो उसका डेवलपमेंट चलता है। जब वो प्रॉपर उसका वेट उसका कंप्लीट हो जाता है तो वो उसके बाद में वो कैपेबल हो जाता है बाहर आने के लिए, पार्चुरेट होने के लिए, ठीक है। तो उस टाइम पे वो अंदर से फोर्स लगाती हैं उसकी मसल्स, ठीक है। तो फिर ये जो मसल्स होती हैं ना, ये जो कॉन्टैक्ट हुई हुई मसल्स होती हैं, इनमें फिर ये रिलीज़ होनी चालू होती हैं। जब ये रिलीज़ होती हैं तो ये जब खुल जाती हैं तो उसके बाद में बेबी का पार्चुरेशन होता है, ठीक है। तो ये इसका सबसे सिंपल आंसर है, ठीक है। नहीं तो ऐसे तो बेबी गिर जाए दूसरे तीसरे महीने में ही। तो ये जो हमारी स्फिंक्टर मसल्स हैं इन्होंने रोक रखा होता है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, इनकी जो स्ट्रेंथ है ना वो बहुत हाई होती है, ईज़िली ये डिटैच नहीं होती। ये जब वो कंप्लीट 9 मंथ हो जाते हैं, ये नेचुरल है, प्रकृति है, ठीक है। जब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं देन उसके बाद में ये जब उसका वेट और वो प्रेशर लगाता है बेबी, तो उसके बाद में ये डिटैच होते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है हमारा, इसके बाद में सर्विकल कैनाल दिया हुआ है आपकी बुक में, ठीक है। इस सर्विकल कैनाल में क्या होता है, सर्विकल फ्लूइड पाया जाता है। क्या पाया जाता है हमारा, सर्विकल फ्लूइड, ठीक है। ये सर्विकल फ्लूइड भी एक वो होता है, क्या होता है कि ये स्पर्म की जो मूवमेंट है उसको रेजिस्ट करता है, इम्पीड करता है, यानी कि उसको आगे नहीं जाने देता, ठीक है। ये भी एक ये सर्विक्स के पास पाया जाता है सर्विकल फ्लूइड। स्पर्म को आगे जाने के लिए भी इसे क्रॉस करना पड़ता है, ठीक है। तो सर्विक्स प्लस वेजाइना, ये जो दोनों चीज़ है ना, सर्विक्स और वेजाइना, इन दोनों से मिलकर हमारा क्या बनता है, बर्थ कैनाल। जब बेबी की डिलीवरी होती है ना, नॉर्मल डिलीवरी, तो उस टाइम पर जो ये सर्विक्स, जो हमारा ये सर्विक्स है और प्लस वेजाइना, इससे ही पास होकर आता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, बर्थ कैनाल। क्या बोला जाता है इसका, हमारा बर्थ कैनाल, ठीक है।
उसके बाद में वेजाइना। वेजाइना वो पार्ट होता है हमारा जहाँ पे कॉपुलेशन कैनाल होती है। कॉपुलेशन यानी इंसेमिनेशन होना है। इंसेमिनेशन क्या है कि मेल स्पर्म का फीमेल ट्रैक में जाना है, डेट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन। जैसा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ा था। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है? स्पर्म की फॉर्मेशन होना है, ठीक है। इंसेमिनेशन क्या होता है? स्पर्म का ट्रांसपोर्ट होना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में, डेट इज कॉल्ड इंसेमिनेशन, ठीक है। ये क्या होता है? जब आप वेजाइना देखोगे या वेजाइना मेडिकल कॉलेज वगैरह कभी आओगे या डॉक्टर्स बनोगे, पढ़ोगे मेडिकल कॉलेज में, जब आपको पता चलेगा इसके बाद ना डिवाइड ग्लैंड एब्सेंट होती हैं, ठीक है। इस पे जो होती हैं ग्लैंड्स इसकी एब्सेंट होती हैं इसके अंदर। और रूजे, रूजे क्या होता है हमारा? रूगे क्या होता है हमारा? स्किन फोल्डिंग। अगर आप उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो जो उसकी अंदर वाली साइड है वहाँ पे क्या होता है? जो स्किन की फोल्डिंग्स होती हैं, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं हम? स्किन फोल्डिंग, या इसे बोलते हैं रूगे, ठीक है। पार्शली कवर्ड होती है हाइमन से। किससे कवर्ड होती है बेटा? ये हाइमन से। यही वो होता है ये हाइमन कभी कभी कुछ और कंडीशंस की वजह से ही ब्रेक हो जाता है। ये हाइमन मोस्टली तो ड्यूरिंग क्वाइटस ब्रेक होता है, बट कुछ कंडीशन पर ऐसा होता है, कभी कभी साइकिलिंग करते टाइम पर, और जिम आजकल सब लोग जिम करते हैं तो उस टाइम में जिम की वजह से भी हो सकता है, और अदर रीज़न हो सकते हैं। एक वही रीज़न नहीं होता, इसलिए किसी को जज करने से पहले आप सोचो, ठीक है। पार्शली कवर्ड होता है। और वेजाइना के पास जो टिश्यू होता है वो कौन सा बताया था मैंने आपको? उसमें पढ़ाया था नॉन केराटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वायमस टिश्यू, ठीक है। दो टाइप का पढ़ाया था हमने, क्रेटिनाइज एंड नॉन क्रेटिनाइज। क्रेटिनाइज कहाँ पाया था? हमारे नेल्स में, ये नेल्स होते हैं ना यहाँ। और नॉन क्रेटिनाइज कहाँ पाया था? हमारा वेजाइना में। मैंने आपको बताया था एनिमल टिश्यू वाली क्लास में। मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पूरा पढ़ा दिया, आप उसकी एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पेज नंबर 44 से 45 और 46 से ये जो डिलीवरी ऑफ द बेबी, यहाँ ये पैराग्राफ एंड हुआ है, यहाँ तक पढ़ लेना, ठीक है। कल हमारा टॉपिक रहेगा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के बाद पढ़ेंगे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत सारी नॉलेज मिलेगी आपको। फिर फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन पढ़ना है हमें। प्रेगनेंसी के कैसे डेवलप होता है बेबी, कितने मंथ में। और पार्चुरेशन, यानी कि लगभग आज का डे है मंडे, ये क्लास जाएगी आपकी ट्यूसडे में, तो ट्यूसडे तो हो गया क्लास। वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मेरे इंतज़ार में न रहें कि जब चैप्टर कंप्लीट होगा जब ही आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। आप उससे पहले ही अपना हैंड टू हैंड इसे सब कुछ पढ़ना चालू कर दो, याद करना चालू कर दो। कॉल आ रही, तो इसलिए इसे कंप्लीट करते हुए चलो चैप्टर को। मैं इसका संडे टेस्ट लूँगा। संडे एक काम करते हैं, इसका संडे टेस्ट रखते हैं, सब्जेक्टिव वाइज भी ऑब्जेक्टिव वाइज भी। आप संडे पूरे दिन 2 टेस्ट देना, एक सुबह में टेस्ट दे देना, एक शाम में दे देना, ठीक है। लेकिन इसका रिवीजन करके रखना बेटा। और एक बार ना ये जो होते हैं ना ये समरी जो होती है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी ना बहुत सारी चीज़ें ना इसमें कवर्ड हो जाती है। इसमें देखो सारी चीज़ें इसमें वैसे बताई हुई, 250 कंपार्टमेंट्स कॉल्ड टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स, ठीक है। और मेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया क्या होता है हमारा, पेनिस बताया हुआ है, ठीक है। और XY क्रोमोसोम्स का डिस्कशन करा हुआ है इसमें। बर्थ कैनाल का डिस्कशन करा हुआ है, चाइल्ड बर्थ का डिस्कशन करा हुआ है, ज़ाइगोट का बताया हुआ है। इसमें ना सारे टॉपिक्स का ही एक फॉर्मेट बताया हुआ था, मोस्टली सभी चीज़ें बताई हुई थी, ठीक है। और ये जो तुम्हारे NCERT के 55 पेज पर जो क्वेश्चन गिवन है इन्हें भी सॉल्व करके मुझे इसका फ़ोटो भेजो, क्योंकि तुम्हारा हो सकता है और जो सब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चन है उसमें आ सकता है। वैसे तो ये ऑब्जेक्टिव वाइज ही बन सकते हैं, बट ये है कि इतने तो सिंपल होते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना ये आपको सॉल्व करके भेजना है एक्सरसाइज का। और
आपके एनसीईआरटी में देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि तुम्हारे सब्जेक्टिव वाइज तो डायग्राम इंपॉर्टेंट है। बायो में हमेशा याद रखना, अगर आपको नंबर लेने हैं तो आप डायग्राम अगर आपने बना दिया ना, टीचर आपका सिर्फ डायग्राम देख के आपको नंबर दे देगा। एक डायग्राम, अगर आप फ्लो चार्ट बना रहे हो तो और अच्छी बात है, और जिस बारे में लिख रहे हो ना, जिस टॉपिक का, उसकी हेडिंग बनाना आनी चाहिए आपको, ठीक है। टेस्टिस ओवरी के बारे में मैंने आपको पढ़ा दिया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बारे में मैंने पढ़ा दिया, तो आपको क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बताया, स्पर्म की फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रीफली डिस्कस करना है। स्पर्मेटोजेनेसिस का पूरा चार्ट भी बनवाया था मैंने, भरोसा नहीं होता तुम लोगों को दिखानी पड़ता, ठीक है। ये वाला चार्ट, जिसमें 22 XY जो मैंने करके दिखाया था, ये रहा। सेकेंड क्लास में शायद ये, हाँ सेकंड क्लास में पढ़ाया था, ठीक है बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ स्पर्म, अभी मैं बोल ही रहा था आपको, ठीक है। मेजर कंपोनेंट ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, सेमिनल प्लाज्मा के बारे में अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ा हुआ, 4-5 लाइन लिख दो, चल जाएगा। फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट्स, एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, हमने पढ़ी है अभी सारी ग्लैंड, सेमिनल, वेसिकल, बल्बोई, रेटिनल, की सारी, ठीक है। ड्रॉ लेबल डायग्राम सेक्शन ऑफ ओवरी, ओवरी का ही मैंने आपको पढ़ाया था, आज ही पढ़ाया है, ठीक है। उसके बाद में एंडोमेट्रियम लिख सकते हो, क्वेश्चन नंबर 15 में। एक्रोजोम के बारे में लिख सकते हो, फिमरे के बारे में लिख सकते हो, स्पर्म टेल के बारे में लिख सकते हो। बस एक टॉपिक नहीं पढ़ाया इसमें, कॉर्पस ल्यूटियम, वो क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल का टॉपिक है, जब हम नेक्स्ट क्लास करेंगे तो उसमें कवर हो जाएगा, ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्वेश्चन नंबर 17 कल कवर करेंगे हम, पार्चुरेशन परसों पढ़ेंगे। सिर्फ 4 या 5 क्वेश्चन 17, 18, 19, 20, 21 कितनों को 5 क्वेश्चन आप नहीं कर सकते एक्सरसाइज में, बाकी मैंने सब पढ़ा दिया, देख लो सारे, दोनों डायग्राम मेल फीमेल के, और क्या कुछ भी सिंपल चाहिए, सारे के सारे आप आंसर कर सकते हो। इसी में आपके क्वेश्चन भी आएंगे सब्जेक्टिव वाइज, और ऑब्जेक्टिव वाइज आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, ठीक है। कल मिलते हैं क्लास में दोबारा, कल कवर करते हैं गैमेटोजेनेसिस एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, फिर उसके नेक्स्ट डे कवर करेंगे पार्चुरेशन, एंड देन चैप्टर कंप्लीट। 2-3 दिन लग जाएंगे इसमें, क्योंकि टॉपिक्स पढ़े हैं। ओके, स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय, टेक केयर।